माता पिता के तलाक के बाद मैं और भाई 10 साल तक मिल नहीं पाए। जिस दिन मैं पढ़ाई के लिए वापस देश आई, मैं दौड़कर उनसे मिलने गई, पर भाई अब वैसे लाड प्यार नहीं करते जैसे बचपन में करते थे। उनकी प्रतिक्रिया हमेशा बहुत फीकी होती थी, इसलिए दूरी कम करने के लिए मैं हर दिन जानबूझकर नखरे करती थी और उन्हें लोरी सुनाकर सुलाती थी। कभी कभी अपना असली रंग दिखा देती। सीधे उनकी गोद में चढ़कर उन्हें डराती धमकाती। जब तक कि मेरा कार्ड खत्म न हो जाए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती से किसी और को चुन लिया था। और भी बुरा यह था कि यह नकली माल मेरे भाई का कट्टर दुश्मन था। मैंने रात भर जागकर अच्छी तरह से छानबीन की और हिचकिचाते हुए संदेश भेजे, यह जानने के लिए कि अब मैं भाई पर निर्भर नहीं रहूंगी। क्या मैं बड़ी हो गई हूँ? सामने वाला कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। लगता है किसी भूत से सामना हुआ। जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ था, तब मैं बहुत जिद्दी थी। सिर्फ वही तलाक का अधिकारी था जिसने पूरे 2 साल लगाए। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया कि मैं अपनी माँ के साथ विदेश जाऊंगी और भाई अपने पिता के साथ देश में रहेगा। इस वजह से भाई और मैं 10 साल तक मिल नहीं पाए। संपर्क पूरी तरह से टूट गया था, जब तक कि मैं अपनी माँ के साथ चुपके से देश में एक विश्वविद्यालय के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आवेदन नहीं किया। दुनिया को चौंकाने के बाद मैं सीधे यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग में दौड़ी। मैंने कई लोगों से पूछा, क्या तुम लू पेइजे को पहचानते हो? हर कोई मुझे गहरी उम्मीद से सिर हिलाकर देखता था। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे बयां करना मुश्किल था। मुझे बस इतना पता था कि यह बहुत अजीब था। आखिरकार शिक्षण भवन के दरवाजे पर मैंने चश्मा पहने एक लड़के को रोका। नमस्ते साथी छात्र, क्या आप लू पेइजे को पहचानते हैं? मैं भौतिकी विभाग के लू पेइजे को ढूंढ रही हूँ। उस लड़के का भाव तुरंत बहुत अजीब हो गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करके कहा, तुम भी उसी के लिए आई हो? हाँ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जैसी छोटी लड़कियाँ जल्दी हार मान ले। वह एक पल के लिए रुका, जैसे कि वह शब्दों का वजन कर रहा हो। लू पेइजे वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व बहुत ठंडा है। वह लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। कल एक लड़की आई थी, वह रोते हुए वहाँ से गई थी। मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, सहज रूप से पीछे हट गई। वह कम बोलता है, उसका स्वभाव ठंडा है। जब भाई छोटा था, वह निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मिलनसार था। पूरा दिन वह चिड़ियों के अंडे नहीं तोड़ता था, सिर्फ गाय के गोबर से खेलता था। उसका सबसे गंभीर व्यवहार वह था जब वह खुद को बंद कर लेता था, जैसे कि वह किसी बीमारी से पीड़ित हो। सबने हाथ उठाकर विरोध किया। हाँ, उस छोटे लड़के ने हाथ उठाकर एक ही डेस्क पर बैठने की मांग की। हालांकि 10 साल बीत गए, उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया है, यह सामान्य है। तो वह सहपाठी और क्या कहना चाहता था। अचानक उसने उंगली उठाई और मेरी पीठ की ओर इशारा किया। वह वही है, मैंने मुड़कर देखा। एक बहुत लंबा लड़का सीधे गलियारे से आ रहा था। उसने एक साधारण ढीली काली टी शर्ट पहनी थी जो उसकी चौड़ी छाती और पतली कमर को छुपा नहीं पा रही थी। भौहें, ऊंची नाक, आंखों के नीचे एक आंसू का निशान, तंग लंबी पैंट। इसमें एक अलग ही खुशबू है, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे। मैंने तुरंत अपनी सारी चिंताएं 7वें आसमान पर फेंक दी। इतने हैंडसम, जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही। ये मेरा भाई नहीं तो और कौन हो सकता है? मैं जोर से चिल्लाई और उसकी तरफ झपटी। मैं सीधे उसके सीने में घुस गई, उसकी कमर कसकर पकड़ ली। अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, आंसू और नाक बहने लगे। मैंने उसका पूरा कोट गीला कर दिया। उसकी बॉडी की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, हल्की सी चंदन की खुशबू और देवदार की हल्की सी महक, बचपन की वो प्यारी सी खुशबू जैसी। एक मीठी सी खुशबू, बिल्कुल अलग, बहुत अच्छी। ये वही है जो मैंने अपने सपनों में देखी थी। मैं 3 सेकंड तक वहीं खड़ी रही। मुझे महसूस हुआ कि जिसे मैंने पकड़ा है वो हिल नहीं रहा। मेरी मांसपेशियां तन गई। आसपास से गुजर रहे कुछ सहपाठी सब मुझे घूर रहे थे। मेरे हाथ से किताबें गिर गईं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। उस लड़के ने अपना हाथ उठाया, अपनी पतली उंगलियों से मेरे सिर को रोका, मुझे धीरे से धक्का दिया। मैं मजबूर होकर ऊपर उठी और उसकी गहरी काली आंखों में देखा। उसने नीचे देखकर मुझे देखा और अपना सिर उठाया। तुम कौन हो? मैं और जोर से रोने लगी और फिर से उस पर झपटी, उसकी कमर पकड़ ली और उसे छोड़ने से मना कर दिया। मैं उस पर एक भालू की तरह लटक गई। क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? पास में खड़े एक हल्के भूरे बालों वाले लड़के ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। भाई लू, चाचा चाची बहुत सख्त हैं। इतनी बड़ी उम्र में क्या तुम मुझे एक छोटी बहन दे सकते हो? लू पेइजे ने बिना कोई भाव दिखाए उस पर एक नजर डाली। भूरे बालों वाले लड़के ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और अपने होठों पर जिप का इशारा किया। फिर उसने फिर से नीचे देखा। उसकी आवाज अभी भी हल्की थी। छोटी बहन, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मैं घबरा गई। मैंने उसका कोट कसकर पकड़ा। तुम लू पेइजे हो? हाँ। उसने झिझकते हुए सिर हिलाया। तो मैंने तुम्हें गलत नहीं पकड़ा। मैंने धीरे से अपना मुंह फुला लिया। भले ही हम 10 साल से नहीं मिले, पर तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। मैं अपनी माँ से झगड़ा करके आई हूँ। मैं हजारों मील दूर से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरी परवाह नहीं कर सकते। मेरे पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं रखोगे तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। मैंने एक सांस में सब कह दिया। भूरे बालों वाले लड़के ने कुछ कहना चाहा, पर रुक गया। तो तुम अपने खोए हुए भाई को ढूंढने आई हो। तुम्हारा भाई भी लू पेइजे है। क्या मतलब? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, उसने मुझे टोक दिया, जैसे उसे कुछ बहुत मजेदार याद आ गया हो। लू पेइजे ने धीरे से अपने होंठों का कोना उठाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से मेरे सिर पर थपकी दी। बातचीत अचानक से नरम और प्यारी हो गई। अभी तो भैया ही थे। भैया तुम्हें घर ले चलेंगे। मैं बहुत भावुक हो गई। मैं पूरी तरह से भैया के साथ अपने बड़े आनंद में डूब गई थी। मैंने अपने आसपास के लड़कों पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ कहने ही वाली थी कि लू पेइजे ने मेरे पैर पर लात मार दी।
लुपेजे ने बिना रंग बदले मेरा सूटकेस खींचा। तिरछे होकर उन्होंने मुझे एक नजर देखा और कहा, चलो तुम्हें घर ले चलता हूँ। रास्ते भर में बड़बड़ाती रही, भैया तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तुम मुझे कंपाउंड के पीछे उस शहतूत के पेड़ पर चढ़ने ले गए थे। मैं गिर गई और मेरा एक दांत टूट गया। तुम इतने डर गए थे कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया था। तुम मुझे पीठ पर लादकर कई जगहों पर डॉक्टर के पास ले गए थे। और भी एक बार पिताजी ने खूब सारे बेर खरीदे थे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे बेर खाने की प्रतियोगिता करोगे, कौन जल्दी खाएगा। आखिरकार तुमने जो खाए वो सब मेरे मुंह में भर दिए, खुद एक भी नहीं खाया। और भी तुमने जो कागज का हवाई जहाज बनाकर मुझे दिया था उसके पंखों पर 2 छोटे छोटे लोग बने थे। तुमने कहा था बड़ा वाला तुम हो, छोटा वाला मैं हूँ, हम जहाँ भी उड़े साथ रहेंगे। उसकी आवाज बहुत शांत थी, शायद वह धीरे से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे सुन रहा हो, या शायद बिल्कुल नहीं सुन रहा हो। मैं धीरे धीरे शांत हो गई। अचानक मुझे अपने दिल में थोड़ी खटास महसूस हुई। बचपन में भैया मुझे रानी की तरह रखते थे, लेकिन अब मैं चीख चीख कर बहुत कुछ कह चुकी हूँ। उसने एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया, बस उबासी ली। लगता है सचमुच बदल गया है, पर कोई बात नहीं। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या इसका मतलब है कि मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ? मैं अपनी सारी गर्मी से उसे गले लगा लूंगी। गाड़ी को चलते हुए लगभग 40 मिनट हो गए थे जब हम एक अलग थलग हवेली के सामने रुके। लुपेजे ने मेरा सूटकेस उठाने में मेरी मदद की और उसे बाहर निकाला। वह पहले दरवाजे की ओर बढ़ा, मैं जल्दी से उसके पीछे गई। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर घुसे मैं ठिठक गई। कमरा बहुत बड़ा था, यह थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। बैठक में जरूरी फर्नीचर के अलावा लगभग कोई सजावट नहीं थी। बहुत ही सादा और साफ सुथरा। पर्दे भी एक जैसे गहरे ग्रे रंग के थे। कहीं भी कोई गर्माहट नहीं थी। तो क्या आप छोटी मालकिन हैं? छोटे मालिक ने पहले ही आपको बुला लिया था। आपके कमरे को पहले ही ठीक कर दिया गया है, दूसरी मंजिल पर दाहिनी ओर पहला कमरा। धन्यवाद। एक चक्कर लगाने के बाद मैं धीरे से पूछने लगी, बटलर चाचा क्या भैया अकेले ही रहते हैं? क्या घर में और कोई नहीं रहता? बूढ़े मालिक बहुत व्यस्त रहते हैं, साल में कुछ ही बार घर आते हैं। छोटे मालिक बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं। पहले वे पुराने घर में अकेले रहते थे। बाद में वहाँ बिजली के तार पुराने हो गए और आधी रात को आग लग गई, जिससे आधा घर जल गया। छोटे मालिक बाल बाल बच निकले, तभी से वे यहाँ रहने आए हैं। उनका स्वभाव भी धीरे धीरे कम बात करने वाला हो गया, अकेले आते जाते। इन सालों में छोटे मालिक के लिए भी यह आसान नहीं था। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। लुपेजे ने अपना सूटकेस रखा और सीढ़ियों से नीचे आया। वह नीचे सिर झुकाए अपना फोन देख रहा था। उसके चेहरे की रेखाएं रोशनी में थोड़ी ठंडी और कठोर लग रही थी। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गयी। जितना ज्यादा सोचा उतना ही मुश्किल लगा। लगता है वो इतना बदल गया है। हा 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 हा। मैं सीधे उससे टकरा गई। लुपेजे ने अनजाने में ही हाथ उठाया, मेरा कंधा पकड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर मेरे आंसुओं से भरे चेहरे पर एक पल के लिए ठहर गई। असल में वो मेरा हाथ झटकना चाहता था, लेकिन वो हवा में ही रुक गया। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया। भाई तुम इन सालों में अकेले बहुत दुखी रहे हो, लेकिन आज से सब बदल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। वो एक पल के लिए ठिठका, फिर हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम पक्की हो? उसने पूछा। मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई, कुछ कहा नहीं, बस अपना हाथ उठाकर मेरे बालों पर फेर दिया। मैं वहीं खड़ी रही। मन ही मन वादा किया, मैं दुनिया की सबसे अच्छी बहन बनूंगी। भाई ने जो भी गर्मी खोई है मैं उसे एक एक करके वापस दिलाऊंगी। उस रात मैंने अपना रोमांस जगाने वाला अलार्म चालू कर दिया। भाई भाई भाई। दरवाजा खुला। वो शायद अभी नहाकर आया था। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। उसने गहरे नीले रंग का होम वियर पहना था। उसकी गोरी त्वचा में एक खास तरह की सफेदी और पारदर्शीपन था। उसने मुझे दरवाजे पर तकिया पकड़े खड़े देखा। उसकी पलकें थोड़ी झपकी। मैं उसे मना करने का मौका नहीं दूंगी। मैंने कमर लचकाई और सीधे उसके पैरों के पास से निकल गई। भागकर उसके बिस्तर के पास पहुंची, तकिया ऊपर की ओर रखा, फिर खुद ही ऊपर चढ़ गई। पैर मोड़कर बैठ गई, मुस्कुराते हुए अपने बगल की जगह पर थपथपाया। भाई क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तुम रोज मुझे सोने से पहले कहानियाँ सुनाते थे? भूल गए? वो दरवाजे की चौखट पर बिना हिले खड़ा रहा। तो तुम मुझे कोई भी एक कहानी सुना दो, कुछ भी चलेगा। मैं वादा करती हूँ जैसे ही कहानी खत्म होगी मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। लुपेजे ने मुझे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा। आखिरकार वो चलकर आया और बिस्तर के पास बैठ गया। मेरे लिए 3 मिनट इंतजार करो। कोई बात नहीं। मैं थोड़ी नखरेबाज होकर उसके पास सरक गई, बिना कुछ कहे। क्या तुम दोस्तों के ग्रुप में कुछ पोस्ट कर रही हो? लुपेजे ने थोड़ा सिर उठाया और सीधे स्क्रीन मेरे सामने कर दी। तुम्हें क्या लगता है ये आदमी कैसा दिखता है? यह उसके दोस्तों के ग्रुप में एक लड़के की भेजी हुई तस्वीर थी। तस्वीर में वो आदमी गहरे नीले रंग की हुडी पहने हुए था, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वो शरारती और घमंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। उसके सफेद दांत दिख रहे थे। मैंने सावधानी से पूछने की कोशिश की, तुम्हारा दोस्त? शायद। लुपेजे ने हल्के से भौहें चढ़ाई। अच्छा, जानकारी मिल गई तो अब मुझे झिझकने की जरूरत नहीं है। मैंने हल्के से आह भरी, पूरी ताकत से, और जोर जोर से चिल्लाकर कहा, यह पहनावा अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ज्यादा हंस रही हो, बहुत बेवकूफ लग रही हो। बालों का रंग भी बहुत डल है। तुम्हारा अंदाज तो बस स्क्रीन पर छा जाने वाले मोर जैसा है। तो फिर तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी कैसी है? मैंने छुपके से लुपेजे नायक को एक नजर देखा। आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाला, मेरे भाई से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। लुपेजे नायक के होंठ हिले भी नहीं, आवाज में कोई भाव नहीं था। बस 2 आइकॉनिक चीजों को ऊपर उठाया। भाई
क्या अब तुम कहानी सुना सकते हो? लूपेजे नायक की आवाज बहुत धीमी और गहरी थी, एकदम सपाट टोन में। कुछ भी दिलचस्प नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे गणित की क्लास में नींद लाने वाला संगीत। 5 मिनट से ज्यादा मैं टिक नहीं पाती। सच में सो गई थी। बेहोशी की हालत में मुझे लगा जैसे कोई मुझे धीरे से पुकार रहा है। मेरी पीठ सहला रहा है। फिर लाइटें बुझ गई, दरवाजा धीरे से बंद कर दिया गया। लूपेजे भाई सीढ़ियों के पास दीवार से टिका हुआ था। फिर से उस फ्रेंड सर्कल को खोला, नीचे धीरे धीरे एक कमेंट टाइप किया। मेरी बहन कहती है तुम बहुत सामान्य हो। कमेंट पोस्ट करने के 10 सेकंड के भीतर लूपेजे भाई का फोन बज उठा। नोटिफिकेशन की आवाज लगातार 3 बार आई। सामने से एक कॉल सीधे आ गया। आवाज इतनी तेज थी कि उसे फोन को थोड़ा दूर रखना पड़ा। क्या मजाक चल रहा है? जरूर तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। मैं एक कूल, हैंडसम, गॉर्जियस व्यक्ति हूँ। मेरे पीछे भागने वाले लोग सीधे फ्रांस तक लाइन लगा सकते हैं। क्या यह सच नहीं है? तुम्हारी बहन, तुम कहाँ से आई हो? इतनी प्यारी बहन। मेरे दिमाग में एक लड़की की छवि कौन थी? एक प्यारी मनमोहक मुस्कान जैसे स्वर्ग से उतरी हो। फिर उसने सामने से आ रही बकबक की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। जल्दी से फोन काट दिया। अगले दिन मेरी अथक प्रयासों के माध्यम से मेरे भाई का मेरे प्रति धैर्य का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन स्कूल ले जाना, सोने से पहले कहानियाँ सुनाना, खरीदारी और बिलों का भुगतान करना। और तो और जब भी मैं बुलाऊं वह आ जाता है। वह मुझे अपने गेस्ट रूम में रहने की भी इजाजत देता है। गहरे ग्रे रंग के पर्दे पीले रंग में बदल गए। पूरा कमरा जो पहले ठंडा और नीरस था एक टीनेजर लड़की के दिल की धड़कन जैसा हो गया। बटलर ने उस गुलाबी रंग के सोफे को देखा। युवा मालिक पहले पीले रंग के सोफे पर बैठना भी पसंद नहीं करते थे। छोटी मालकिन, आपके आने के बाद युवा मालिक बदल गए हैं। बस मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर दिशा में विकसित हो रहा है। रविवार दोपहर मेरे पास दोपहर में सिर्फ 2 क्लासें थी। मैं जल्दी घर आ गई। जैसे ही मैं अंदर आई मुझे कुछ अजीब लगा। पूरा कमरा इतना शांत था कि थोड़ा दबा हुआ महसूस हो रहा था। बटलर द्वार पर खड़ा था, बहुत चिंतित चेहरे के साथ ऊपर की ओर देख रहा था। मुझे वापस आते देख वह जल्दी से मेरा स्वागत करने आया। युवा मालिक, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का परिणाम आ गया है। पहला स्थान नहीं मिला, सिर्फ दूसरा स्थान मिला। बड़े मालिक ने फोन किया। वह रुक गया। उसने बार बार आह भरी। हर बार जब दादाजी डांटते हैं, छोटे मालिक खुद को स्टडी रूम में बंद कर लेते हैं। बहुत देर तक किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। पहले एक बार ऐसा हुआ था, पूरा दिन और रात बंद रहे। जब वे बाहर निकले तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैं दौड़कर ऊपर गई। स्टडी रूम का दरवाजा बंद था। दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने अपना कान दरवाजे पर लगाया और सुनने की कोशिश की। मुझे धीरे धीरे बाहर से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, बहुत ही ठंडे और कठोर लहजे में, यहाँ तक कि शब्दों में भी कड़वाहट थी। क्या बेकार है किसी को बेकार समझना। तुम्हें पालने का क्या फायदा है? जैसे शब्द लगातार बाहर आ रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और सीधे दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। स्टडी रूम में लाइट नहीं जली थी। पर्दे कसकर खींचे हुए थे। डेस्क पर रखे मोबाइल की स्क्रीन से भयानक सफेद रोशनी निकल रही थी। वह डांटने की आवाज अभी भी स्पीकर से बाहर आ रही थी। लूपेजे भाई कुर्सी पर बैठा था। पूरा व्यक्ति अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका कोई भाव नहीं दिख रहा था। जमीन पर कुछ सफेद गोलियां बिखरी हुई थी, डेस्क के पैरों के पास गिरी हुई। उसने अपने बाएं हाथ को अपने सहारे पर रखा। उसकी आस्तीन कलाई तक ऊपर चढ़ी हुई थी। उसकी छोटी बाहों के अंदर कुछ गहरे और उथले घाव थे। ताजा खून रिस रहा था। मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ, जैसे सब कुछ फट गया हो। 他是第2名，不是倒数第1。你知不知道第2名已经很优秀了？你这么厉害，你自己去试试看。你有什么资格当他的父亲？难怪你老婆要跟你离婚，老死不相往来，你根本就不配。这谁？你放屁！你怎么知道我老婆甩了我？我是你姑。 मैंने एक गहरी सांस ली और फोन काट दिया। मैंने अपना फोन डेस्क पर पटक दिया। लूपेजे नायक जैसे होश में लौट आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें धुंधली थी, स्पष्ट नहीं। मैं मुड़ी और कमर झुकाई, अपनी बाहें फैलाई और पूरी ताकत से लूपेजे नायक को गले लगा लिया। वह थोड़ी देर के लिए जम गया, जैसे एक ठंडी जमी हुई मूर्ति। बिना हिले डुले मुझे पकड़े रहा। मैंने अपना चेहरा उसके कंधे में गहरा दबा दिया। मेरी आवाज कांप रही थी और मेरे आंसू बिना रोके बहने लगे। 你很好，你真的很优秀。我看了学校的奖学金名单，你每年都是绩点第1，你还是学生会会长，你永远是我和妈妈的骄傲，谁都比不上。 यह सब कहने के बाद स्टडी रूम काफी देर तक शांत रहा। जिस व्यक्ति को मैं याद कर रही थी आखिरकार प्रतिक्रिया दी। लूपेजे नायक के हाथ धीरे धीरे मेरी पीठ पर कस गए। शुरुआत में बस हल्के से, जैसे किसी नाजुक चीज को तोड़ने से डर रहे हों। फिर थोड़ा और कस गया, फिर थोड़ा और कस गया। जब तक उसने मुझे पूरी तरह से अपनी बाहों में नहीं ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। उसका सिर मेरे सिर पर टिका था। मेरे सीने में एक गहरी और लंबी धड़कन महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से कहा उसकी बाहों में, 你在难过的时候不可以伤害自己，不可以一个人憋着，知道吗？我会一直陪着你，永远陪着你。 लूपेजे ने मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। कोई जवाब नहीं आया। अगला दिन मैं लूपेजे को अकेला छोड़ने से चिंतित थी। मैंने फैसला किया कि मैं फिजिक्स लैब में उसका इंतजार करूंगी। फिजिक्स लैब टीचिंग बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर है। कॉरिडोर खाली और लंबा था। लैब का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं कहीं बैठने की जगह ढूंढने ही वाली थी।
अचानक मैंने कॉर्नर के पास किसी को चलते हुए देखा। वह व्यक्ति कमर झुकाए हुए था, जैसे कोई भूत खिड़की के पास बैठा हो। लैब के अंदर छिपकर तस्वीरें ले रहा था। मैंने ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की परछाई कुछ जानी पहचानी सी है। क्या यह वही दोस्त नहीं है जिससे मेरा भाई नफरत करता है? यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि जिससे मेरा भाई नफरत करता है, उससे मुझे भी नफरत करनी चाहिए। मेरी सुरक्षा की भावना तुरंत हावी हो गई। 3 कदम आगे, 2 कदम पीछे हटते हुए, हाँ, मैंने सीधे उस व्यक्ति के सिर के पीछे मारा। उस आदमी को मैंने इतना मारा कि वह आगे की ओर लड़खड़ा गया। उसने सिर झुकाकर तेजी से मुड़कर देखा। तुम भूत प्रेत की तरह हाथ में फोन लिए क्या चोरी छिपे फोटो खींच रहे हो? क्या तुम कोई बुरा काम करने वाले हो? मैंने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और गुस्से से पीछे हट गई। मैं अपनी प्रेमिका के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? उस लड़के ने मुझे ध्यान से देखकर 2 सेकंड के लिए सोचा, फिर उसने अपने दांत भींच लिए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वह कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने एक बड़ी सी आंखें घुमाई। वहाँ ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरा भाई अंदर प्रयोग कर रहा है। तुम कौन हो? सच में तुम बेशर्म हो। लू नियानशिंग। उसने मेरा नाम एक एक अक्षर करके पुकारा। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। तुम मेरे भाई हो। वह एक कदम आगे बढ़ा। जैसे वह सचमुच हंस रहा हो। नहीं तो हम दोनों इतने मिलते जुलते हैं। बस भाई बहन जैसे 3 शब्द सीधे मेरे सिर पर आ लगे। इंतजार। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए, अपने सामने रख दिए। मेरे दिमाग में अनगिनत दांतें घूम रही थी, तेजी से घूम रही थी, धुंधलाते हुए। कोशिश कर रही थी कि सब कुछ फिर से जोड़ लूं। तभी मेरा फोन अचानक हिल गया। एक सदस्य कार्ड का बिलिंग रिकॉर्ड पॉप अप हुआ। मेरी सुविधा के लिए। लू पेजे ने सीधे अपना क्रेडिट कार्ड मेरे फोन से लिंक कर दिया था। मैं थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई। मैंने घबराकर टैप करना शुरू कर दिया। मेरी नजर सदस्य कार्ड की जानकारी वाले कॉलम पर पड़ी। लू पेजे बीप 20 जुलाई 2028। जन्म की तारीख बिल्कुल गलत है। यह मेरे भाई का जन्मदिन बिल्कुल नहीं है। मेरी उंगली स्क्रीन पर जम गई। एक ही प्रोफाइल पेज, एक ही नाम। भौतिकी विभाग में वास्तव में 2 लू पेजे हैं। मैंने सचमुच गलत व्यक्ति को पहचान लिया था और वह व्यक्ति मेरे भाई का कट्टर दुश्मन है। मेरे भाई ने अपने दांत किटकिटाए। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। लू नियानशिंग, यह तुम्हारा क्या चेहरा है? क्या तुम सच में अपने भाई को भी नहीं पहचानती? तुम अपने भाई की सुंदरता से पूरी तरह अंधी हो गई। ओह, मेरा आकर्षण मेरा जीवन है। मैं समझ गई। मैं होश में आ गई। आंखों में आंसू थे पर रो नहीं रही। भाई, ओह, इतना भी आकर्षक नहीं कि तुम रोने लगो। तुम्हारा क्या चेहरा है? मेरा भाई मुझे घबराकर डांट रहा है। जल्दी से बात का विषय बदलो। हाँ, तुम यहाँ कैसे? क्या माँ मान जाएंगी कि तुम देश लौट आओ? मैंने मुश्किल से अपना गला गीला किया। आवाज इतनी छोटी थी जैसे मच्छर की भिनभिनाहट। माँ सहमत नहीं है, इसलिए मैंने उनसे थोड़ी देर बहस की। जब वह व्यापार यात्रा पर थे, पहले मना कर दिया, फिर चुपके से वापस आ गई। मेरे भाई का मूड थोड़ा भी नहीं सुधरा। मैंने पहले माँ से तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम ए यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में हो, इसलिए मैं सीधे तुम्हें ढूंढने आ गई। लू नियानशिंग, जब वह मुझे मेरा पूरा नाम लेकर बुलाते हैं, मेरी आवाज दब जाती है। जैसे बचपन में जब मैं शरारत करती थी। मैं समझ गई, मैं समझ गई। मैंने जल्दी से अपना हाथ उठाया। मैं इस बार कुछ जरूरी काम से लौटी हूँ। एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत ही व्यवस्थित है। क्रेडिट्स वापस ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो माँ के बारे में क्या? मैंने जल्दी से बोलना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती। मेरी बात बहुत तेजी से निकल रही थी। मैं माँ को मना लूंगी। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, मुझसे नाराज मत होना। भाई ने एक गहरी सांस ली और मेरे माथे पर हल्के से थपकी दी। यह हल्का नहीं था। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। अकेले विदेश से वापस आना, रास्ते में क्या हुआ? क्या करना है? और सौभाग्य से मैंने अपनी यात्रा जल्दी खत्म कर ली, नहीं तो तुम शायद हवा में उड़ जाती। और उसने मुझे सिर से पांव तक फिर से देखा। उसकी आंखों में चिंता छिपी नहीं थी। तुम अभी कहाँ रह रही हो? क्या तुम्हें किसी चीज की आदत नहीं है? क्या पैसे काफी है? सब ठीक है। मैंने एक कमरा किराए पर लिया है। मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। मैंने धीरे से कहा। क्लास का घंटी बज गया। लैब का दरवाजा बाहर से खुला। छात्र 2-2 करके बाहर निकल रहे थे। युशेन ने अचानक लू पेजे की परछाई देखी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सामने खड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और उसे सीढ़ियों के मुहाने तक खींच लिया। मेरा पेट खाली है, जल्दी से खाना खाने चलते हैं। हम खाते खाते धीरे धीरे बातें करेंगे। तुम इतनी जल्दी में क्यों? हॉट पॉट रेस्तरां में गर्मी थी। मसालेदार सूप के बर्तन में बुलबुले उठ रहे थे। भाई ने एक प्लेट फैटी बीफ सूप में डाला और मेरे लिए 2 झींगे निकाल कर दिए। मैं चबाते हुए खुश हो रही थी। मुझे याद है तुम्हें बचपन में ये सबसे ज्यादा पसंद था। मैं बिना सोचे समझे खा रही थी। मेरे मन में बेचैनी थी। मेरे फोन की स्क्रीन पर लू पेजे का एक अनरीड मैसेज था। तुम घर पर क्यों नहीं हो? मैंने जल्दी से कुछ शब्द टाइप करके जवाब दिया। मैं दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रही हूँ। आज रात घर नहीं आऊंगी। फिर मैंने खुद को थोड़ा अकेला महसूस कराया। मैंने फोन को उल्टा करके टेबल पर रख दिया। भाई अपना सिर झुकाए बैठा था। उसने मेरी छोटी सी हरकत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं आधे दिन से हिचकिचा रही थी कि कैसे बात शुरू करूं। भाई, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई लड़का है जिसका नाम तुम्हारे जैसा ही है? मेरी आवाज अभी खत्म ही हुई थी कि भाई ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। दड़ाम की आवाज हुई। मैं कांप उठी। मैं इतनी डर गई कि जैसे मुझ में जान ही न बची हो। सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? भाई ने आंखें खोली और मुझे घूरने लगा। मैं जोर जोर से सिर हिलाने लगी। छोटी बहन, छोटी बहन।
भाई बोलते बोलते और गुस्सा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नाम एक जैसा है तो ठीक है, एक ही मेजर में है, एक ही क्लास में है। हर परीक्षा में वह हमेशा पहला आता है, मैं तो हमेशा दूसरा ही आती हूँ। खेलकूद प्रतियोगिता में चाहो 100 मीटर की दौड़ में मेरी नजर में तो मैं हमेशा हार जाती हूँ। कौन जानता था कि जब हम दौड़ रहे थे वह तेजी से आगे निकल गया और मुझे हरा दिया। छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में वह फिर मुझसे लड़ने आ गया। लड़कियों को वह मुझसे ज्यादा हैंडसम लगता है। सबने वोट उसी को दिया। हम दोनों हर दिन तुलना में रहते हैं। मैं जो भी करती हूँ वह मुझे दबा देता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ईमानदारी से उससे बात कर रही हूँ। हाँ, वह सचमुच बहुत ज्यादा है। भाई ने तुरंत एक ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई जैसे वह बहुत खुश हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम उसके बाहरी रूप से बिल्कुल भी मत बहकना। वह आदमी बहुत चालाक है। उसके पिता का व्यवसाय हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। वह बड़ा होते ही कंपनी संभालने लगा। सुना है उसने अपने कुछ शेयर धारकों को भी बाहर निकाल दिया। कितना क्रूर है। मेरे पसीने छूटने लगे। लेकिन मैंने भी उसे हराया है। भाई के चेहरे पर चिंता कम हुई और थोड़ी खुशी भी आ गई। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं उसे तब तक पीछा करती रही जब तक वह बहन जी नहीं बन गया। उसके बाद से वह मुझे हमेशा बहन जी कहकर पुकारने लगा। मैं थोड़ी हैरान रह गई। बहन जी? हाँ, मुझे भी बाद में पता चला कि वह बहन जी असल में वही था। लेकिन वह आदमी वाकई बहुत चालाक है। वह हमेशा मुझसे बदला लेने की सोचता रहता है। असल में वह सोचता है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ और कहता है कि मुझे उसे बहन जी से नहीं मिलने देना चाहिए। भाई ने लाड़ प्यार से कहना जारी रखा। कितना दुखद है। मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी सिर्फ एक छोटी बहन है। वह मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। यह बकवास मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है। मेरी चूड़ियाँ मेरे हाथ से फिसल गईं। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गर्मी है। मैं सिर झुकाकर चूड़ियाँ उठाने लगी। मुझे मरने का मन कर रहा है। लुपेज़े पुरुष नायक शायद मुझसे बदला लेने के लिए ही आया है। शायद उसने मुझे जानबूझकर अपने साथ रखा। इस दौरान वह मेरे प्रति इतना मोटा बेपरवाह था। क्या यही वह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी को फंसाता है? अरे, मेरा क्रेडिट कार्ड। लुपेज़े पुरुष नायक बहुत साफ सुथरा है और आज मैं घर से निकलने से पहले सोफे पर चिप्स खा रही थी और वे गिर गए। खाना खाने के बाद भाई ने जोर दिया कि वह मुझे किराए के घर से बाहर निकाल देगा। इसकी जरूरत नहीं है। सच में जरूरत नहीं है। मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। लू नियानशिंग, उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अटूट इद्दी इरादा था। कहीं तुमने घर में कोई लगा तो नहीं छुपा रखा? मेरे माथे से पसीना टपकने ही वाला था। यह कैसे हो सकता है? तुम बकवास मत करो। तो फिर मुझे अपनी आंखों से तुम्हें सुरक्षित घर जाते हुए देखने दो। मैं उससे बहस नहीं कर पाई और मुझे बेमन से गाड़ी में बैठना पड़ा। यहीं रुक जाओ। तुम्हारी इस गाय की कोई नंबर प्लेट नहीं है। यह गेट से अंदर नहीं जा पाएगी। आज बहुत देर हो गई है। मैं अगली बार चौकीदार चाचा से बात करूंगी। भैया को कोई शक नहीं हुआ। मैंने लाइट बंद कर दी। लगता है हमारी माँ ने इन सालों में विदेश में सच में खूब पैसा कमाया है। तुम्हें इतना सारा जेब खर्च दिया, सिर्फ कुछ ही महीनों में वापस आई हो और एक बाविला किराए पर ले लिया है। बस ठीक ठाक। मैं मुस्कुराई भैया की गाय की टेललाइट्स को देखते हुए जो सक के कोने पर पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। मैं लगभग बेहोश हो गई थी। मुकर मैं कॉलोनी की ओर जाने ही वाली थी कि मैंने ऊपर देखा। मैं पूरी तरह से जम गई। लुपेज़े छाता पके हुए था। 2-3 मीटर दूर खा था। मुझे नहीं पता वह वहाँ कितनी देर से खा था। सक की रोशनी ने उसकी परछाई को बहुत लंबा कर दिया था। उसकी लंबी पलकें आंखों के नीचे एक छोटा सा साया बना रही थी। मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी घबराई हुई थी। भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज रात तुम कंपनी में मीटिंग के लिए जाओगे? तुम अचानक वापस कैसे आ गए? मैंने मीटिंग रद्द कर दी। लुपेज़े ने बेपरवाही से कहा। ठीक है भैया, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। तुम मुझे लेने के लिए खास तौर पर गेट पर क्यों आए? लुपेज़े हिला नहीं। उसकी नरें मुझसे आगे बढ़कर उस गाय पर भी जिसने मुझे छुआ था। वह कौन था? वह मेरा सहपाठी था। एक लका सहपाठी। लुपेज़े 2 सेकंड के लिए चुप रहा। उसके आसपास का माहौल थोड़ा भारी हो गया। तुम उसी के लिए अपने भैया को नहीं चाहती? मैं वहीं की वहीं ठिठक गई। यह बात कुछ ऐसी लग रही थी और कुछ ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। नहीं, आज यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। अगली बार मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इंकार नहीं करवाऊंगी। मैं बेतरतीब ढंग से सफाई देने लगी। मुझे बेवजह पके जाने का भ्रम हो रहा था। लुपेज़े ने अपनी नरें झुकाकर मुझे देखा। वह आंसू सक की रोशनी में बहुत स्पष्ट दिख रहा था। घर चलते हैं। लुपेज़े ने छाता पके हुए मुकर वापस चला गया। मैं जल्दी से उसके पीछे चली गई। पूरे रास्ते शांति थी। सिर्फ छाते पर बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। आधे दिन तक हिचकिचाने के बाद मैंने धीरे से कहा, भैया, क्या तुम नाराज हो? लुपेज़े एक कदम रुक गया। कुछ नहीं। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। देर रात मैं लिविंग रूम के फर्श पर बैठी थी। मेरे बगल में एक खुला सूटकेस पड़ा था। अलमारी के कपड़े पहले से ही आधे से ज्यादा पैक हो चुके थे। मेरे फोन की स्क्रीन चमक रही थी। यह मेरे और लुपेज़े के चैट बॉक्स पर रुकी हुई थी। मैं परेशान होकर अपना सिर खुजलाने लगी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर अटकी हुई थी। बहुत देर तक हिचकिचाई। यह सब बहुत तेजी से हुआ। अनजाने में मैं समस्याओं से बचना चाहती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मैंने शांत होकर गंभीरता से सोचा। सोच समझकर यह बेहतर है कि
मैं सीधे सीधे बता दूं। इस समय के साथ साथ रहने के बाद मुझे लगता है कि लू पेइजे वैसा नहीं है जैसा मेरा भाई कहता है, थोड़ा भावुक और वफादार। मेरे भाई को भी इस समय के लिए मुझे माफ कर देना चाहिए, मेरी मूर्खतापूर्ण गलती के लिए। लेकिन मुझे यह कैसे कहना चाहिए? सच में बहुत मुश्किल है। क्या लू पेइजे सच में मेरा फायदा उठाना चाहता है, मेरे भाई को धोखा देकर या मुझे डराकर? यह तो नहीं है। मैंने अपना होंठ चबाया। मैंने फैसला किया कि पहले मैं लू पेइजे का रवैया जानने की कोशिश करूंगी। भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सामने वाला लगभग तुरंत जवाब देता है, क्या अब मैं भाई पर निर्भर नहीं रहूंगी? क्या इसे बड़ा होना कहते हैं? मुझे लगता है कि मैं अब एक बड़ी इंसान बन गई हूँ। यहाँ रहकर मैं तुम्हें हर दिन परेशान करती हूँ, तुम्हें और ज्यादा मुसीबत देती हूँ, इसलिए मैं बाहर जाकर रहने का फैसला कर रही हूँ। सामने वाला चुप हो जाता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर एक संदेश पॉप अप होता है, ट्रैक आउट। मैं अपनी आंखें चौड़ी करके देखती हूँ। मेरा फोन जमीन पर गिरने वाला था। मैंने अभी तक सोचा भी नहीं था कि कैसे वापस जाऊं। दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन, लू पेइजे की सांसें थोड़ी भारी थी, उसका गला रुंध गया था, जैसे कि वह किसी तीव्र भावना को दबाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक तुम बाहर जाकर क्यों रहना चाहती हो? क्योंकि आज तुम्हें घर छोड़ने वाले उस आदमी के बारे में। मेरी आंखें थोड़ी फड़क उठी। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या कहूँ। नहीं, लू नियानशिंग। लू पेइजे मेरा नाम पुकारता है। उसकी आवाज में अनकही भावनाएं भरी थी। मुझे समझाओ, समझाओ, क्या मतलब है अब भाई पर निर्भर नहीं रहूंगी? क्या भाई ने कुछ गलत किया है? भाई सब ठीक कर सकता है। मैं पहले से ही जानती थी। क्या जानती थी? तुम मेरे भाई नहीं हो। शुरू से ही मैंने तुम्हें गलत समझा, और तुम भी जानते थे कि मैं तुम्हारी हम शक्ल बहन हूँ, है ना? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे पहली बार में क्यों नहीं बताया। फिर भी मैं इस दौरान तुम्हारी देखभाल के लिए बहुत आभारी हूँ। आज रात मैं बाहर जा रही हूँ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। तुमने मुझे जो भी तोहफे दिए हैं, मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगी। बाकी सब कुछ मैं वापस कर सकती हूँ। कुछ दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगा। और हाँ, गलत इंसान को पहचानना मेरी अपनी गलती थी। तुम मेरे भैया पर गुस्सा मत होना। हवा में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। लू पेइजे ने गंभीर आवाज में कहा, तो तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें अपने भैया को परेशान करने के लिए रखा है, इसलिए तुम्हें रोका? क्या ऐसा नहीं है? शुरुआत में मुझे लगा कि तुम्हारे भैया फिर कोई नाटक कर रहे हैं। बस देखना चाहता था कि इस बार क्या चाल है, ताकि अगली बार मैं उसी चाल से उन्हें जवाब दे सकूं। लेकिन पहली रात को ही मुझे पता चल गया कि तुमने सच में गलत इंसान को पहचान लिया है। उस दिन मैंने तुम्हारे भैया को फोन करके कहा कि वह जल्दी वापस आकर तुम्हें ले जाए, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे किसी भूत ने मुझे रोक लिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, शायद थोड़ा मन नहीं कर रहा था और थोड़ी उत्सुकता भी थी। मेरी जिंदगी बहुत नीरस थी, बहुत उबाऊ, लेकिन सबने मुझसे कहा, परिवार के सबसे होनहार वारिस के रूप में, यह सब मुझे चुपचाप सहना चाहिए। तुम पहली इंसान हो जिसने मेरी शांत जिंदगी को तोड़ने की हिम्मत की और मुझे एक प्यारा सा आलिंगन दिया। मैंने सोचा, चलो मैं तुम्हारे भैया की जगह कुछ दिन तुम्हारी देखभाल कर लेता हूँ। सच्चाई बाद में बताऊंगा। वैसे भी तुम्हारे भैया को पहाड़ पर ट्रेकिंग करते हुए अभी वापस आने में समय लगेगा। और फिर उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत पुराना राज बता रहे हो। फिर सच में मन नहीं किया। इन सालों में बाजार में मेरी प्रतिष्ठा सच में अच्छी नहीं है। सब कहते हैं कि मैं क्रूर और निर्दयी हूँ, एक ठंडा प्राणी। कोई भी ऐसे इंसान से संबंध नहीं रखना चाहेगा। इसलिए मुझे डर था कि अगर मैंने कहा तो तुम मुड़कर चली जाओगी। तुम्हारे भैया भी शायद मुझे दोबारा मिलने की इजाजत नहीं देंगे। मैं अवाक रह गई। मेरे चेहरे की गर्मी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लू पेइजे ने मेरी आंखों में देखा। मेरे कहने का मतलब है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लू नियानशिंग, यह भैया का बहन के लिए वाला प्यार नहीं है। मेरे दिमाग में जैसे अचानक आतिशबाजी फूट पड़ी हो, धमाके के साथ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम मुझे तुम्हें पाने का एक मौका दोगी? उनकी आवाज थोड़ी भारी थी। उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही थी। मैंने अपना मुंह खोला, जैसे मेरे गले में कुछ अटक गया हो। मुझे नहीं पता, मैंने धीमी आवाज में कहा। ईमानदारी से कहूँ तो लू पेइजे की शक्ल मेरी पसंद से पूरी तरह मेल खाती है। वह मेरे साथ बहुत धैर्यवान भी हैं, यहाँ तक कि मुझे लाड प्यार भी करते हैं। इस दौरान उनके साथ रहकर मुझे पता चला कि बाहर की अफवाहें ज्यादातर निराधार हैं। जानबूझकर उन्हें बदनाम किया गया है। वह बस बहुत जल्दी बहुत ज्यादा दबाव झेल चुके हैं और बहुत ज्यादा साजिशें देख चुके हैं। अब वह उन अनावश्यक सामाजिक बातों से निपटना नहीं चाहते। लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने भैया की तरह देखती रही हूँ। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे अभी जवाब देने की जल्दी नहीं है। हम धीरे धीरे चल सकते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ सामान्य व्यवहार करें। लू पेइजे भाई मेरी आंखों में घूर रहा था, थोड़ा झुककर आगे की ओर। मुझे नहीं पता कि उसके कपड़े कब खुले। रेशमी नाइट गाउन बहुत अच्छा लग रहा था। लू पेइजे भाई के भरे हुए सीने को उजागर कर रहा था। गहरी नाभि नीचे की ओर, स्पष्ट पेट की मांसपेशियां अभी छिपी हुई कभी दिखाई दे रही थी। घबराहट पूरी तरह से पकड़ लिया गया। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। लू पेइजे भाई के लिए तीसरी बार नहाना। नाइट गाउन ले जाना भूल गई। 5वीं बार कसरत करते समय गलती से वीडियो कॉल हो गया। 9वीं बार ऑनलाइन बहुत सारी चीजें खरीदी। पतला अंडरवियर, वैक्यूम वेस्ट मेरे सामने ऊपर नीचे हो रहा था। मेरा दिल धड़क उठा। आज लू पेइजे भाई ने मुझसे उसे जांचने के लिए कहा। नया खरीदा हुआ बैंगनी रेशमी शर्ट कैसे पहनूं? मेरे भाई ने अचानक फोन किया।
लू नियानशिंग, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ गई हूँ। दरवाजे पर गार्ड ने मुझे रोक लिया। जल्दी से सुरक्षा गार्ड से बात करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। मेरी आंखें बड़ी हो गई। लू पेजे भाई ने धीरे से सिर उठाया। फोन पर मेरा भाई अभी भी बड़बड़ा रहा था। मैंने सुरक्षा गार्ड को तुम्हारे घर का नंबर बताया, लेकिन उसने कहा कि मालिक का नाम लू नियानशिंग नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहाँ गलती हुई। मैंने एक गहरी सांस ली। जल्दी से बोलो। मैंने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन किया। भाई तुम थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से लू पेजे भाई को धक्का देकर ले जाती हूँ। मेरा भाई आ गया है, तुम पहले छिप जाओ। अलमारी। मैं लू पेजे भाई को खींचकर बेडरूम की ओर ले गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, हल्के से हंसा। तुम अभी भी हंस पा रही हो? मेरा भाई निश्चित रूप से हमें एक साथ नहीं चाहेगा। अगर वह अभी हमें इस तरह पकड़ लेता है तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मेरी मूल योजना धीरे धीरे आगे बढ़ने की थी। पहले उसे मेरे भाई के मन में अपनी छवि सुधारने दो, फिर मैं मौका देखकर उसे बताऊंगी। अन्यथा मुझे सचमुच डर है कि मेरा भाई यह उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कौन जानता था कि मेरा भाई इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं कुछ कर नहीं पाई। लू पेजे भाई ने गर्मजोशी से सांस ली। मेरी गर्दन पर फुहारे। हम चोरी छिपे काम करने वालों की तरह लग रहे हैं। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, उसे अंदर धकेल दिया। कोई आवाज नहीं निकली। मैंने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने जल्दी से फोन किया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पुष्टि की। 3 मिनट बाद मेरा भाई गेट पर खरीदारी के बैग लेकर खड़ा था। तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजें लाया हूँ। मैंने घबराहट में पूछा। मेरे भाई ने मेहमानों के कमरे का चक्कर लगाया, धीरे धीरे भौहें सिकोड़ी। तुमने यह जेल जैसी दिखने वाली जगह क्यों किराए पर ली है? सब कुछ साफ सुथरा काला, सफेद और ग्रे है। यह मेरे उस दुश्मन की तरह है जिसे यह शैली पसंद आएगी। मैंने अपने होंठ कसकर भींचे। हाँ सच में मेरे भाई की नजर मेरे पैरों पर पड़ी। नजदीक। तुम्हारे पैर यहाँ, यह इतना बड़ा क्यों हो गया? मैंने प्रतिक्रिया में उसके पैर पकड़ लिए। हंसते हुए 2 आवाजें। मैं, मच्छर ने काटा है। पतझड़ में भी मच्छर होते हैं। भाई तुम आधे यकीन में हो, आधे शक में। है? मैं खुशी से सिर हिलाती हूँ। भाई ने मुझे कुछ सेकंड तक घूरा। आखिरकार उसने अपनी भौहें ढीली कर दी। तो याद रखना, दवा लगाना। जानता हूँ भाई। भाई भाई क्या तुम पानी पियोगे? मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। चलो मैं चारों ओर देखती हूँ कि क्या कमी है। समय आने पर तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। बस थोड़ी राहत की सांस ली। अचानक मैंने सुना कि बेडरूम की तरफ से गुस्से की आवाज आ रही है। मैं दौड़ पड़ी। पानी का गिलास लगभग जमीन पर गिर गया। जब मैं बेडरूम के दरवाजे से टकराई, मैं पूरी तरह से जम गई। भाई दरवाजे के पास, कोट रैक के पास खड़ा था। कोट रैक बहुत लंबा था। लू पेजे भाई कोट रैक में आधा घुसा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शर्मिंदगी से खांसा। हवा लगभग 1 सदी जितनी शांत हो गई। भाई ने एक उंगली बाहर निकाली, कोट रैक में लू पेजे की ओर इशारा करते हुए, अपने पिछले दांत से अपना निचला होंठ चबाते हुए उसने एक पल के लिए कहा, 1 मीटर 80 का बड़ा मच्छर है ना? लिविंग रूम में मैं और लू पेजे भाई अगल बगल बैठे थे। मैं सचमुच सिर झुकाए फैसले का इंतजार कर रही थी। माहौल इतना ठंडा था कि बर्फ जम सकती थी। बोलो। भाई सोफे पर पीठ टिकाकर बैठ गया। उसकी मुस्कान उसके चेहरे तक नहीं पहुंची। तुम दोनों, यह कब शुरू हुआ? मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने पहले बोलना शुरू किया। भाई हम। मैंने तुमसे नहीं पूछा। भाई ने ठंडे चेहरे से बात काटी। यह मैंने खुद पहल करके उसे चाहा था। लू पेजे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शांत किया। उसने शांति से पूरी बात शुरू से अंत तक समझाई। जैसे ही उसने आधा बताया, मेरे भाई ने सूरज की ओर देखना शुरू कर दिया। फिर वह बिना रुके गहरी सांसें लेने लगा। आखिर में मेरे भाई ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम पहले अपने कमरे में जाओ। लेकिन जाओ कमरे में। मैं बेबस होकर लू पेजे भाई की ओर देखती हूँ। लू पेजे भाई ने धीरे से सिर हिलाया। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में वापस चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। अपना कान दरवाजे पर लगाया। बाहर की आवाजें सुन रही थी। कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। यह बुरा है। यह दरवाजा ध्वनि रोधी कितना अच्छा है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। बाहर का अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। लू पेजे भाई दरवाजे पर खड़ा था। हल हो गया। मैं घबराकर बोली, हल हो गया। भाई मान गया। लू पेजे ने सिर झुकाया। उसका माथा मेरे माथे से सटा हुआ था। उसकी नाक मेरी नाक से छू रही थी। तुम्हारे भैया ने कहा कि वह अभी हम दोनों को नहीं देखना चाहते। वह पहले ही यूनिवर्सिटी लौट गए हैं। मैंने आंखें बड़ी कर ली। इतनी आसानी से तुमने उन्हें कैसे मनाया? लू पेजे ने अपने होंठों पर मुस्कान लाई और धीरे से कहा, राज। लू पेजे। उसने अचानक सिर झुकाया और उसके होंठ सीधे मेरे होंठों पर आ गए। यह चुंबन पहले के हल्के चुंबनों से बिल्कुल अलग था। यह अधिकार और स्वामित्व से भरा था। उसने मुझे इतना चूमा कि मुझे चक्कर आने लगा। मेरे दिमाग में जितने भी सवाल थे सब एक गूदे में बदल गए। पहले उस आग को बुझाओ जो अभी अभी लगी थी। लू पेजे की उंगलियां मेरी कमर पर थीं, गहरी और विचारशील। तुम पहले बताओ। उसने मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। बाद में लू पेजे मेरे लिए आधी रात का खाना बनाने नीचे गया। मैं बिस्तर पर लेटी थी, कंबल पकड़े हुए करवट बदल रही थी। मैं अभी भी इस अवास्तविक भावना में डूबी हुई थी। मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। यह मेरे भैया का मैसेज था। मैं गुस्से में उठकर उसे खोलने के लिए टैप किया। यह एक लंबा टेक्स्ट था। शिनशिन। भले ही मैंने और लू पेजे ने इतनी बार लड़ाई की है और व्यापार में मुझे उससे कम नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ठीक इसी वजह से
मैं किसी और से बेहतर लू पेइजे की उत्कृष्टता को जानता हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों के साथ होने का समर्थन नहीं करता। ये इसलिए नहीं है कि वह मेरा कट्टर दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूँ उसका बचपन का परिवार खुशहाल नहीं था। उसके पिता की उससे उम्मीदें विकृत हद तक कठोर थीं। उसकी माँ उसे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। उसे कभी किसी ने ठीक से नहीं सिखाया कि भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। हमारे माता पिता भी तलाक लेकर चले गए थे, इसलिए मुझे और भी डर है कि तुम्हें प्यार में चोट लगेगी। इस लड़के ने अभी अभी मुझसे बहुत सारे वादे किए हैं। वह ईमानदारी के रूप में 50 मिलियन देने को तैयार है। यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, इसलिए मैंने उसे अस्थायी रूप से एक मौका दिया है। और भैया भी तुम्हारी पसंद का सम्मान करने को तैयार हैं। हिम्मत से प्यार करो, भैया हमेशा तुम्हारे पीछे हैं। अगर लू पेइजे ने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो भैया उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एक तस्वीर संलग्न थी। मैंने उसे बड़ा करने के लिए टैप किया। यह एक समझौता था। कागज पर लू पेइजे की व्यक्तिगत मुहर और हस्ताक्षर थे। मोटा मोटा मतलब यह था कि अगर किसी भी कारण से ब्रेकअप होता है तो लू पेइजे स्वेच्छा से मुझे 50 मिलियन और मुआवजे के रूप में 3 विला देगा। यह लड़का मुझे यह सब बताने को तैयार नहीं था। मैं उसे चुपचाप प्यार करने वाले व्यक्ति की छवि बनाने का मौका नहीं दूंगी। मैंने बहुत देर तक मैसेज को घूर कर देखा। मेरी आंखें धीरे धीरे लाल हो गयी। खाना तैयार है। लू पेइजे की आवाज नीचे से आई। मैं होश में आई। तुम्हारी पसंदीदा मिल्कशेक भी है। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी। फोन की स्क्रीन बंद थी। चप्पल पहनकर धड़ाम धड़ाम नीचे भागी। आ रही हूँ।